हाँ जी, सभी को नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो आरएएस मेंस के सिलेबस में हम विश्व इतिहास और आधुनिक भारत को हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आधुनिक भारत का पहला वीडियो है। आधुनिक भारत का मतलब माना जाता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों की जीत हुई तो आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि आधुनिक भारत का मतलब हुआ कि जब भारत में यूरोपीय कंपनियां आई और मुख्यतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने कैसे भारत के अंदर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव किए और अपना एक ढांचा, अपना एक स्टील फ्रेम कायम किया और भारत का आर्थिक शोषण किया और भारत पर एक लंबे समय तक अपना राज किया, प्रभुत्व स्थापित किया। अब आर्थिक, सामाजिक, राजनीति किस लिए शब्द ले रहा हूं? मैंने आपको कहा था कि इतिहास की किसी भी घटना को पढ़ो तो उसके तीन डायमेंशन अवश्य होने चाहिए। एक आर्थिक होना चाहिए, एक आर्थिक सामाजिक होना चाहिए और एक राजनीतिक होना चाहिए। यही हमें भारत के संविधान की प्रस्तावना बताती है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, अगर हम इन तीन डायमेंशन को समझेंगे तो हमें घटनाएं समझ में आ जाएगी। तो बात है भारत के आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत की बात करेंगे तो मैंने कहा यूरोपीय कंपनियों का आगमन और मुख्यतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, और उसके बाद कैसे भारत में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हुए। मुख्यतः तीन चरणों में इन बदलावों को पढ़ा जाता है। एक चरण माना जाता है वाणिज्यवाद का, जो कि 1757 या 60 से लेकर 1813 तक था। और दूसरा चरण माना जाता है औद्योगिक पूंजीवाद का, जो कि 1813 से लेकर 1857 तक का माना जाता है। तीसरा जो चरण था वो माना जाता है वित्तीय पूंजीवाद का, जो कि 1857 से लेकर 1947 तक। अब इन तीन दौर के अंदर इन नीतियों ने भारत में क्या क्या राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव किए, उनको हम पढ़ेंगे। देखिए, यूरोप के लोग भारत में किस लिए आए थे या और दुनिया की जगहों पे गए थे, उसका एक ही मकसद था कि वो व्यापार करना चाहते थे और ऐसा व्यापार करना चाहते थे जो उनकी मन मर्जी से हो। इसीलिए उन्होंने अपने तरह का वहां पे प्रशासन स्थापित किया, अपने तरह की न्याय व्यवस्था स्थापित की, अपने तरह की पुलिस व्यवस्था स्थापित की, ताकि वो वहां पर अपनी मन मर्जी से व्यापार कर सके। एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि आज की गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, ट्विटर है। अब ऐसा हो सकता है क्या गूगल के पास अपनी एयरफोर्स हो, अपनी नेवी हो, अपनी जुडिशरी सिस्टम हो, अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो, अपना पुलिस सिस्टम हो, सब कुछ हो? नहीं हो सकता। आप सपने भी नहीं सोच सकते। लेकिन उस वक्त यूरोपीय जो कंपनियां थी, उनको यूरोप के देश ये उपलब्ध करवाते थे कि आप अपनी नेवी रखिए, आप अपनी आर्मी रखिए, आप अपने हिसाब से प्रशासनिक सिस्टम बनाइए, आप अपने हिसाब से पुलिस सिस्टम बनाइए, आप अपने हिसाब से न्यायिक सिस्टम बनाइए। और यही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने तरीके से व्यापार करने के लिए, अपने तरीके से भारत को लूटने के लिए स्थापित किया। तो तीन दौर की नीतियों में उन्होंने भारत में क्या क्या बदलाव किया था, हम उसको समझेंगे। अब देखो, कोई भी बदलाव होगा, उस बदलाव के पीछे की जो पृष्ठभूमि है ना, वो ये होगी कि ब्रिटिश सरकार क्या चाहती है और ब्रिटेन की जनता क्या चाहती है। वो जो जनता चाहती है, जो सरकार चाहती है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से या ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बाद जो गवर्नर जनरल या वायसराय आते हैं, उनके माध्यम से नीतियां बनाकर, कानून बनाकर, उनको क्रियान्वित करवाकर अपनी मांगों को पूरा करवाएगी। तो हित किसका है, इंटरेस्ट किसका है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का और ब्रिटिश जनता का है। भारत का कोई हित नहीं है। वो अपने हिसाब से चीजें चला रहे हैं। अब क्या है कि मैं अपने हिसाब से कोई चीजें चलाऊं, तो मैं ये है कि मैं ऐसे तो कहूंगा नहीं कि देखो भाई साहब, आपका कोई हित नहीं है, मेरा हित है, इसलिए आप मेरा भला कीजिए। कोई नहीं करेगा। लेकिन मैं उसको ऐसे समझाऊं कि आपका भी भला होगा, बहुत भला होगा, बहुत ही भला होगा, तो फिर वो मेरी बात मानने को मजबूर हो जाएगा। ऐसे ही ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद के जो वायसराय और गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई और भारत के लोगों को ये बताया, देखो हम आपका भला करने के लिए यहाँ पे आए हैं और हम आपका भला करेंगे। ठीक है। जैसे जैसे मान लो रुडियार्ड किम्प्लिक था, वो ये बोलता था वाइट मैन बर्डन। भाई साहब कि गोरे लोगों का ये एक तरीके से दायित्व है, एक तरीके से बर्डन है कि हम आप जैसे जंगली और असभ्य लोगों को क्या बनाए, ढंग ढंग का बनाए, सुसंस्कृत बनाए। मतलब कुछ ना कुछ उनकी कहानियां थी और वो भारत के लोगों को कहते थे हम इसलिए भारत में आए। वो ये थोड़ी कहेंगे हम व्यापार करने के लिए आए, तुम्हें लूटने के लिए आए, तो कौन लूटने देगा? तो हित क्या थे? ब्रिटेन के थे।
और नीतियां बनाकर भारत में उनको क्या करना था, लागू करना था। तो जो कोर इंटरेस्ट था वो उनका क्या था, प्रॉफिट था। क्या था, प्रॉफिट। ज्यादा से ज्यादा व्यापार करो, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाओ, ठीक है। और उसके अलावा उनका कोई हित नहीं था। और इस हित को लागू करने के लिए उन्होंने भारत में अलग अलग नीतियां बनाई, और कैसे विभिन्न दौर की नीतियों के बाद उन्होंने भारत पर अपना एक तरीके से पूर्णतया कब्जा स्थापित कर लिया था। और फिर उस कब्जे को हटाने के लिए हम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है ब्रिटिश साम्राज्य मतलब आर्थिक शोषण, ठीक है। शशि थरूर की एक बुक है डार्क एरा और ब्रिटिश टाइम, मतलब जो ब्रिटिश टाइम का जो डार्क एरा था, जो अंधकार काल था, हिंदी उसका हिंदी तर्जुमा है वो अंधकार काल है। छोटी सी पुस्तक है, उसके अंदर दो चीजें बहुत मुख्यतः दी हुई है। ये नहीं है कि वो स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है, नहीं। वो ये है कि कैसे ब्रिटेन के लोगों ने भारत में लूट मचाई थी। 2015 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक बहुत शानदार स्पीच दी थी, और उस हिसाब से वो उनकी पुस्तक आई हुई है, बहुत शानदार है। कभी पहले हो, फ्री हो, तब उसको जरूर देखना। अब क्या है, उस पुस्तक में दो ही चीजें थी। एक नंबर पर आर्थिक शोषण और दो नंबर पर था नस्लवाद। तो नस्लवाद पर तो हम बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हम बात करेंगे सिर्फ आर्थिक शोषण की। ब्रिटिश साम्राज्य मतलब आर्थिक शोषण, और उस आर्थिक शोषण के लिए वो नई नई नीतियां बनाकर भारत में आर्थिक शोषण, जैसे कि मैंने पहले के चरण में आपको बताया था कि तीन चरण थे। एक वाणिज्यवाद का था, 1757 से लेकर 1813 तक था। दूसरा जो चरण था वो औद्योगिक पूंजीवाद का था, जो कब से था, 1813 से 1857 तक था। और तीसरा जो चरण था वित्तीय पूंजीवाद का था, वो था 1857 से लेकर आपकी 1947 तक, आप मान सकते, ठीक है। तो कैसे वो अलग अलग नीतियां बनाकर भारत का आर्थिक शोषण करते हैं, और ब्रिटिश साम्राज्य का मतलब हुआ आर्थिक शोषण। कैसे भारत, जो उस वक्त जब यूरोपीय कंपनी आती है, तब पूरी दुनिया की जीडीपी का 25% होता है, और जब वो भारत से निकलते हैं तो भाई साहब वो 1% भी नहीं बचता। इतना घोर आर्थिक शोषण भारत, इतनी घृणित कहानी है ये आर्थिक शोषण की, कि इतना बड़ा आर्थिक शोषण पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता। और बहुत ही महीन तरीके से, एक तरीके से बोल सकते हैं ना, कि गर्दन भी कलम कर रहे थे, और लेकिन ये कह रहे थे देखो देखो हम आपका भला कर रहे हैं, आपकी गर्दन कटेगी तो आपका भला हो जाएगा। और खुशी खुशी गर्दन कटवाई जा रही थी। कैसे कटवाई जा रही थी, बात करेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश साम्राज्य का मतलब हुआ आर्थिक शोषण। और देखिए इस वीडियो के अंदर जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि यूरोप की जब कंपनी आई, तो बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर राज किया था। तो उनका मकसद क्या था बेटा, एकमात्र मकसद था प्रॉफिट। अब देखो पुनर्जागरण, जब आप विश्व इतिहास के वीडियो देखोगे मेरे, तो उसमें आप देखोगे कि जब यूरोप से लोग निकलते थे ना, तो यूरोप का कोई जहाज समुद्र में निकलता था, उसके साथ ये नहीं था कि कोई नाविक निकलता था, उसके साथ बहुत सारे सेना निकलती थी, बहुत सारे वैज्ञानिक निकलते थे, बोटनी के आदमी निकलते थे, जूलॉजी के आदमी निकलते थे, फिलोसफर निकलते थे, पेंटर निकलते थे, सब लोग निकलते थे। किस लिए, कि अगर वो किसी जमीन पर उतरे तो उस जमीन का वो पूरा अध्ययन करें, भौगोलिक अध्ययन भी करें, नदियां देखे, पहाड़ देखे, झरने देखे, झील देखे। और आप जानते हो, आप जब अफ्रीका का भूगोल पढ़ते हो तो कि इसकी लिविंग स्टोन ने की, इसकी स्टैनली ने की, मतलब पूरी दुनिया को खोजा उन्होंने। और साथ में वो ये करते थे कि यहाँ की किताबों का, कानूनों का अध्ययन करो, ताकि हम यहाँ पे क्या कर सके, लंबे समय तक हुकूमत कर सके, राज कर सके। तो इसीलिए हम विलियम जोन्स का नाम सुनते हैं, कि उन्होंने भारत के बहुत सारे पुराने अध्ययनों का, पूरे पुराने पुस्तकों का अध्ययन किया, ताकि विधि संहिताओं का अध्ययन किया, ताकि भारत पर क्या किया जा सके, राज किया जा। तो उनका मुख्य मकसद था प्रॉफिट कमाना। और वो प्रॉफिट कैसे कमाना है, अपनी मन मर्जी से व्यापार कैसे करना है, वो तब होगा जब अपने तरीके का राज स्थापित होगा, अपने तरीके का प्रशासन स्थापित होगा। और वो कैसी अलग अलग नीतियों के द्वारा ये करते थे, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लिए जो चिड़िया की आंख रहेगी वो क्या रहेगी, प्रॉफिट रहेगी। हमें इस पे ही फोकस करना है इस वीडियो के अंदर। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि जब ये वीडियो खत्म होगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसे प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत ही महीन और सूक्ष्म तरीके से, वेरी वेरी फाइन तरीके से उन्होंने
अपनी नीतियों को लागू किया और भारत के राजा, भारत की जनता समझ नहीं पाई कि ये अपना कितना बड़ा हित कर रहे हैं और हमारा कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हम इसी वीडियो में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि धन की निकासी क्या है। अगले वीडियो में हम विऔद्योगीकरण, ग्रामीण ऋणग्रस्तता और ये आपका धन की निकासी है, इसको एकदम तरीके से समझेंगे। लेकिन अगर आप पहला वीडियो समझ लोगे तो दूसरा बहुत आसानी से समझ में आएगा। लेकिन आपको झलक मिल जाएगी कि धन की निकासी कैसे हुई थी। तो आप प्रीलिम्स में पढ़ा था ना, धन की निकासी क्या होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बात यह है कि मैंने कहा कि ब्रिटिश की जो सरकार है या ब्रिटिश की जो जनता है, जो जनमानस है, उसकी जो मांग है ना, उस मांग के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटेन का भारत में एक ढांचा बनाया हुआ। कैसा ढांचा था? आर्थिक ढांचा था या सामाजिक ढांचा था या आपका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो ढांचा था, वो ढांचा था, वो किसकी मांगों के अनुसार चलता था? ब्रिटेन की सरकार और ब्रिटेन की जनता के अनुसार। भारत की जनता के अनुसार नहीं चलता था, ब्रिटेन की जनता के अनुसार चलता। और उसका मकसद क्या था? प्रॉफिट। उसका मकसद क्या था? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एक तो होता है आम तरीके से, अब उनका भारत की जनता से क्या इमोशनल अटैचमेंट, कोई उनका लगाव नहीं है, तो वो प्रॉफिट क्या करेंगे? लूट लो, जितना हो उसके लूट लो, उतना लूट लो। और देखो, मैंने आपको अभी बताई थी कि यूरोप में, यूरोप के जो लोग बाहर निकले, पुर्तगाल निकला, स्पेन निकला, फ्रांस निकला, ब्रिटेन निकला, स्वीडन निकला, सभी लोग इसलिए निकले कि नई जगह मिले और हम लूट सके। तो यूरोप में जो उस वक्त पुनर्जागरण का दौर आया था, उस पुनर्जागरण के दौर के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। पुनर्जागरण का साहित्य पढ़ते हैं, पुनर्जागरण की चित्रकला पढ़ते हैं, मूर्तिकला पढ़ते हैं, पुनर्जागरण का विज्ञान पढ़ते हैं। लेकिन पुनर्जागरण की अच्छी खोजों के साथ साथ एक ऐसी खोज थी, उस वक्त यूरोप को यह समझ में आया कि दुनिया को फतेह तलवार के दम से नहीं, ज्ञान के दम से भी किया जाए। नॉलेज इज पावर। पुनर्जागरण ने ये बताया कि ज्ञान के द्वारा आप साम्राज्य को स्थापित कर सकते। इसीलिए मैंने कहा था कि जब वो जहाज पे निकलते थे ना, तो उनके साथ सारे लोग थे कि पहले अध्ययन करो कि यहाँ पे राज कैसे करना है। ऐसे नहीं कि तलवार और लठ लेके चले गए, पहले कब्जा कर लिया और फिर वहां पे लड़ते रहो। नहीं, महीन और सूक्ष्म तरीके से पता लगाओ कि इनके दिमाग पे राज करके हम कैसे राज कर सकते। तो उन्होंने दिल और दिमाग पे राज किया। जमीन पर तो राज किया ही, लेकिन दिल और दिमाग पर भी राज किया। और ये एक तरीके से नई तकनीक थी। और अक्सर लोग इस बात को नहीं पढ़ाते हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण की ये ऐसी देन थी कि बहुत अच्छी अच्छी देने तो आप मानोगे, लेकिन जो उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इनको पुनर्जागरण ने लूटा भी था। तो पुनर्जागरण का ये नेगेटिव साइड इफेक्ट भी आप मान, नेगेटिव इफेक्ट या साइड इफेक्ट आप मान सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि मैंने कहा मांग किसकी है? ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश जनता की मांग है। और उस मांग के अनुसार भारत पर नई नीतियां लागू हो रही। जैसे ही उनकी मांग बदलेगी, वैसे ही उनकी नीतियां बदल जाएगी, नीतियां परिवर्तित होगी। उधर मांग परिवर्तित हुई, इधर नीतियां परिवर्तित हुई। कैसे हुई? हम समझेंगे कि वाणिज्यवाद के समय ब्रिटेन की मांग क्या थी, ब्रिटेन की जनता क्या चाहती थी। औद्योगिक पूंजीवाद के दौर के अंदर ब्रिटेन की सरकार क्या चाहती थी, ब्रिटेन की जनता क्या चाहती थी, और फिर कैसे नीतियां बदली। और यही वित्तीय पूंजीवाद के अंदर जनता क्या चाहती थी, सरकार क्या चाहती थी, और उसके अनुसार नीतियां क्या बदली और कैसे नए कानून बने और कैसे उनको क्रियान्वित किया गया। ठीक है। अब क्या था कि भारत की जनता को तो ये बोल दिया, भाई साहब हम आपका क्या करेंगे, विकास करेंगे। मान लिया, भारत के राजाओं ने मान लिया, भारत के रजवाड़ों ने मान लिया, भारत की रियासतों ने मान लिया कि हाँ भाई साहब ये क्या करेंगे, हमारा विकास करेंगे। लेकिन आगे जाकर समझ में आता है कि भाई साहब विकास तो हुआ है, किसका हुआ है? पिछड़ेपन का। पिछड़ेपन का विकास हुआ। डेवलपमेंट ऑफ अनडेवलपमेंट। अंग्रेजों ने भारत के पिछड़ेपन का विकास किया और किसी का नहीं किया। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि जब यूरोपीय कंपनियों ने भारत में दस्तक दी थी, उस समय दुनिया की जीडीपी का 25% हिस्सा भारत का था। और जब इंग्लैंड भारत को छोड़ के गया, तब भारत का जीडीपी में हिस्सा 1%। बताइए विकास किसका हुआ? पिछड़ेपन का विकास हुआ। तो ये एक आर्थिक लूट की, आर्थिक शोषण की
बहुत ही घृणित कहानी है। उस कहानी को हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। मेंस के परिप्रेक्ष्य में हम ज़्यादा इतिहास की गर्भ की गहराइयों में नहीं जाएँगे कि ये हुआ और वो हुआ। लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनता की माँग के अनुसार भारत में नीतियाँ परिवर्तित हुई। कैसे वाणिज्यवाद में परिवर्तित हुई, कैसे औद्योगिक पूंजीवाद में परिवर्तित हुई और कैसे वित्तीय पूंजीवाद में परिवर्तित हुई। ढांचा, मैंने 3 शब्द बताए थे आपको, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। राजनीतिक में आप प्रशासनिक भी ले सकते हो और सामाजिक में आप सांस्कृतिक भी ले सकते हो। ठीक है? अब इस ढांचे को कितना बदलना है और कब बदलना है, कितना बदलना है और कब बदलना है, ये तय करेगा किसके अनुसार? ब्रिटिश सरकार की माँग और ब्रिटिश जनता की माँग क्या है, कि कितना बदलना है भाई साहब और कब बदलना है। और हम इसी को पढ़ेंगे कि वाणिज्यवाद में भारत का प्रशासनिक ढांचा कैसे बदला, औद्योगिक पूंजीवाद में भारत का प्रशासनिक ढांचा कैसे बदला, वित्तीय पूंजीवाद में भारत का प्रशासनिक ढांचा कैसे बदला, किस दौर में सबसे ज्यादा सामाजिक बदलाव हुए, किस दौर में सबसे ज्यादा धर्म सुधार हुए। देखो, भारत में जो धर्म सुधार हो रहे हैं ना, वो भी ब्रिटिश जनता की मांग के अनुसार हो रहे हैं। अब आपको जान के आश्चर्य होगा, सर ऐसे क्या हुआ? बिल्कुल, ब्रिटिश की जनता ने चाहा था तब भारत में धर्म सुधार लागू हुए थे। कैसे हुए थे? 10 मिनट बाद आपको पता लग जाए। जब हम यूरोपीय कंपनियों की बात करें साथियों, तो बहुत सारी कंपनियां आई, लेकिन कामयाब कौन रहे? ब्रिटेन वाले रहे। ठीक है, ब्रिटेन के हम इतिहास में पढ़ते हैं, ये किया वो किया, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है, ब्रिटेन की कामयाबी का जो सबसे बड़ा राज था ना, वो था उनका पेशेंस। गजब का धैर्य था उनको, गजब का पेशेंस था उनको। उनको ये लगता था कि धीरे धीरे पहले अगले को कमजोर होने दो, तो मौका आएगा। मतलब आप सोच के देखिए, ब्रिटेन की 5 पीढ़ियों के लोगों ने इंतजार किया कि कब भारत कमजोर हो, कब उस पर हम हुकूमत करें। तो सोच के देखिए, जब ब्रिटेन वाले जहाज लेके आए, 5 7 या 10 15 20 100 भी जहाज लेके आए, तब उन्होंने हिंद महासागर से भारत को देखा। एक ऐसा एम्पायर था जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आज का भारत, कुछ नेपाल का हिस्सा, कुछ भूटान का हिस्सा, आज का पूरा बांग्लादेश, म्यांमार तक एक साम्राज्य फैला हुआ था जिसका नाम था मुगल साम्राज्य। इतने बड़े साम्राज्य को वो ऐसे तो हरा नहीं सकते थे 100 जहाज लेके। और स्टार्टिंग में तो उनको व्यापार की भी अनुमति नहीं मिली थी, क्योंकि पुर्तगाल का हिंद महासागर पे आधिपत्य था। फिर धीरे धीरे उन्होंने पुर्तगाल, डेनिस, फ्रेंच सब लोगों को बाहर निकाल दिया और यूरोपीय कंपनियों को बाहर निकाल दिया। और इधर धीरे धीरे मुगल साम्राज्य अपनी गलतियों के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण, उनके औरंगजेब के बाद उनके नकारा और खटारा शासकों, राजाओं, बादशाहों के कारण खुद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। तो ब्रिटेन के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थी। एक तो मुगल साम्राज्य था, एक यूरोपीय कंपनियां थी और एक क्षेत्रीय साम्राज्य थे। और उन्होंने धीरे धीरे करके सबको कमजोर कर दिया। तो जब आप प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बारे देखते हो कि उन्होंने कैसे धीरे धीरे मराठाओं को कमजोर किया, मैसूर को कमजोर किया, हैदराबाद को कमजोर किया, तो वो ऐसे नहीं थे कि युद्ध किया और उसको हराया और फिर उसके राज्य पे कब्जा कर लिया। नहीं, उन्हें बहुत ही सिलसिलेवार और सिस्टमेटिक तरीके से उनको इतना कमजोर कर दिया, अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। तब जाके सीधी हुकूमत स्थापित, इतनी सीधी हुकूमत स्थापित नहीं कि जैसे मान लो पहला युद्ध हुआ, मान लो ए राज्य से पहला युद्ध हुआ, पहले युद्ध के अंदर उसके साथ संधि कर ली, जीतने के बाद भी कोई बहाना लिया और दूसरा युद्ध किया। दूसरे युद्ध में कहा भाई साहब, आपको हम अपना रेजिडेंट देंगे, वो आपके इलाके में रहेगा, हम आपको एक अच्छी सेना देंगे और वो सेना आपका दूसरे राज्य से रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी, आप पे कोई हमला नहीं करेगा। और हम आपको एक पेंशन भी देंगे, राजा को पेंशन लियो, बढ़िया दारू पियो और मौज करो, क्योंकि दूसरे राजा आप पे हमला नहीं करेंगे। अब वो रेजिडेंट बैठा बैठा उसकी प्रशासनिक कमजोरियों को समझ रहा है। वो जब सेना किसकी है? ब्रिटेन की है। तो राज्य की सैनिक क्षमता भी कमजोर होगी, प्रशासनिक क्षमता भी कमजोर होगी, पेंशन से दारू पिए जा रहा है और कुछ है नहीं। अब जैसे उसकी अगली औलाद आएगी, वो तो बिल्कुल नकारा होगी ना। तो वो राजा, वो नकारा औलाद ये कहेगी मुझे भी पेंशन दो, तो अंग्रेज बोलेंगे भाई साहब कोई पेंशन नहीं, जाओ तोड़ के लो, कुछ भी नहीं। यही 1857 की पृष्ठभूमि कि बहुत से राजा रजवाड़े इस बात के लिए लड़ते हैं कि भाई साहब हमारी पेंशन क्यों बंद कर दी। चाहे वो नाना साहब हो, चाहे आपके अवध की महारानी हो, चाहे इधर ये झांसी की रानी हो,
इन्होंने बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से भारत के प्रत्येक साम्राज्य को, क्षेत्रीय राजाओं को, बादशाहों को, राजाओं को कमजोर किया और फिर उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और कब्जा भी कब करते हैं, तो ब्रिटिश जनता की मांग बदलती है। फिर ये क्या बात हुई, ब्रिटिश जनता की मांग होती है तब कब्जा करते हैं, पहले कब्जा नहीं करते। बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी में वहां की पब्लिक का शेयर लगा हुआ था। तो अगर वो युद्ध में ज्यादा खर्चा करते थे तो वो ये बोलते थे हमने ये आपको फालतू के जबरदस्ती के युद्ध करने के लिए नहीं दिया खर्चा, हमें प्रॉफिट कमा के दो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक तरीके से लगाम किसकी थी, ब्रिटेन की जनता की थी। भाई साहब हमने शेयर लगाया, हमने पैसा लगाया, फालतू के लिए नहीं, कैसे ऐसे ऐसे ही बांट दो, नहीं, पैसा है आप दीजिए। वो फालतू का युद्ध भी नहीं करते थे, ऐसे मत समझिए कि मुंह उठा के चल पड़ते थे, नहीं, ब्रिटेन की सरकार का कंट्रोल था। तो हित किसका है, इसी वीडियो में यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटरेस्ट किसका है, ब्रिटेन की सरकार का, ब्रिटेन की जनता का, और उसी के अनुसार सारी नीतियां बन रही है, सारी पॉलिसी बन रही है, सारे कानून बन रहे हैं। तो इसीलिए वो पहले कमजोर करते हैं, फिर कमजोर करते हैं और बाद में पूर्ण कब्जा कर लेते हैं। पूर्ण कब्जा वो किस दौर में करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। क्रूरता की और आर्थिक शोषण की एक घृणित कहानी है ये, ब्रिटिश शोषण की। अब फाउंडेशन क्लास लगती तो आपको बहुत लंबा डिटेल में समझाता, लेकिन आपको आर एस मेंस के हिसाब से अच्छे कीवर्ड्स की पॉइंट देकर आपको मैं समझाने की कोशिश कर। तीन दौर थे, मैं आपको बता चुका हूँ। एक वाणिज्यवाद का 1757 से 1813 का, एक औद्योगिक पूंजीवाद का था 1813 से 1857, और एक दौर था वित्तीय पूंजीवाद का 1857 से लेकर आप 1947 तक मान। वाणिज्यवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजी। चिड़िया की आंख क्या है हमारी इस वीडियो की, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। दौर कौन सा है, वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद का मतलब ये होता है कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, सस्ता खरीदो, महंगा बेचो, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। दूसरा ये है कि जो दूसरे पॉइंट बता रहा हूँ वही मूल होता है, आयात कम से कम करो, निर्यात ज्यादा से ज्यादा करो। अब हित किसका है, ब्रिटेन का, ब्रिटेन की जनता का। वो क्या चाह रही है कि भाई साहब हमने कंपनी में निवेश किया है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना के दो। अब वो क्या करेंगे, भारत से वस्तु खरीदेंगे सस्ती, यूरोप में महंगी। अब उनके एक दो रुपए लग रहे थे, अब उनको क्या था कि हमारी कॉस्ट कम होनी चाहिए, लागत कम होनी चाहिए। उनको पैसे कहाँ से मिलने शुरू हुए, जो अफ्रीका में जो दास व्यापार चल रहा था उससे उनकी कमाई हो रही थी। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से वहाँ की खानों से उनको सोना चांदी मिल रहा था, उससे उनको कमाई हो रही थी। तो कुल मिला के ये था कि जो उनका पहला पैसा लग रहा था ना, वो पैसा अब अफ्रीका के दास व्यापार से, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की खानों से आने वाले पैसे से पूर्ति हो रही थी, उनका कोई पैसा नहीं लग रहा था। फिर उनको ये लगा यार ये पैसा हम क्यों ले रहे हैं, सीधा ब्रिटेन भेजो ना, हम भारत में ही कोई ऐसा जुगाड़ कर लेते हैं कि भारत का ही पैसा हो और भारत की वस्तु हो। तो जैसे ही प्लासी का युद्ध होता है, उनको राजस्व के कुछ स्रोत मिल जाते हैं, और बक्सर के युद्ध के बाद जब इलाहाबाद की संधियां होती है, इलाहाबाद की संधियों के द्वारा तो इन्हें भू राजस्व के पर्याप्त स्रोत मिल जाते हैं, और इसी भू राजस्व के पर्याप्त स्रोत से, उसी रकम से ये भारत की वस्तु खरीदते। अब सोच के देखिए, भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, भाई साहब एक कोठी दे दो तो हम व्यापार कर ले। लेकिन इलाहाबाद की संधियों के द्वारा भारत के भू राजस्व से होने वाली कमाई, उसी रकम से वस्तु भारत की खरीदते थे, रकम भारत की होती थी, वस्तु भारत की होती थी, लाभ किसका होता था, ब्रिटेन का होता। ठीक है, अब इस चीज को लागू करने के लिए भारत में क्या क्या बदलाव करना चाहिए, ये कि शुरू शुरू में नए नए आए, अब अचानक आते ही अपना ढांचा तो स्थापित कर नहीं सकते। तो इनको ये लगा कि मुगलों का जो ढांचा स्थापित किया हुआ है ना, मुगलों के जो अधिकारी है उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, और उन्हीं के इस्तेमाल से हम भारत में को लागू करें। और जैसी परिस्थितियों की नई मांग होगी ना, तो हम थोड़ा थोड़ा बदलाव कर। तो जो स्टार्टिंग में वाणिज्यवाद का दौर होता है, उसमें 1757 से लेकर लगभग 1700
90 तक कोई ज्यादा व्यापक बदलाव नहीं होता, छोटे मोटे बदलाव होते हैं। क्लाइव कोशिश करता है, हेस्टिंग्स कोशिश करता है, तो ये एक तरीके से ट्रायल एंड एरर का दौर होता है, गलतियां करो और सीखो, गलतियां करो और सीखो। लेकिन बाद में एक आदमी आता है जिसका नाम होता है कार्नवालिस। कार्नवालिस भाई साहब युद्ध लड़के आया था अमेरिकी क्रांति में, और अमेरिकी क्रांति में उसने ये सीखा कि ब्रिटेन यहाँ पे हार क्यों गई। तो जब ब्रिटेन में वापस आया तो उसने बोला भाई साहब ऐसे है, कॉलोनी में राज करने का हमारा तरीका गलत है, उसको सुधारने की जरूरत है। अगर हम ये सुधारेंगे नहीं तो हम कॉलोनियां खो दें। तो वो बोले आप भारत, और भारत में उसने सबसे पहले एक व्यापक प्रशासनिक ढांचा बनाने की कोशिश की, ताकि भारत में वो उन नीतियों को लागू कर सके, कानूनों को क्रियान्वित कर सके। क्योंकि हम ये अमेरिकी क्रांति में पढ़ते हैं, अमेरिका के अंदर ब्रिटेन ने जो कानून बनाए थे वो अमेरिका में इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाते थे, और अगर इम्प्लीमेंट होते, एक प्रशासनिक ढांचा होता, तो शायद अमेरिकी क्रांति नहीं होती। लेकिन हुई अमेरिकी क्रांति और भुगतना हमें पड़ा, क्योंकि अमेरिकी क्रांति से हम ब्रिटेन वालों ने सीख लिया कि भाई साहब सही कैसे करना है। खैर, ये भी एक अमेरिकी क्रांति का साइड इफेक्ट है कि भारत का आर्थिक शोषण। खैर, बात ये थी कि वाणिज्यवाद के दौर में भारत से सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। लेकिन जब प्लासी का और बक्सर का युद्ध हुआ, तो भू राजस्व से हुई कमाई से रकम भी भारत की, वस्तु भी भारत की, लाभ किसका था? ब्रिटेन का था। अब ये जो पैसा कमाया ना, इस पैसे का उन्होंने निवेश किस में किया? औद्योगिक क्रांति में किया। और भाई साहब यही, इसी पैसे से उन्होंने नए नए उपकरणों में पैसे लगा के देखे और औद्योगिक क्रांति में निवेश किया, और औद्योगिक क्रांति कामयाब हुई। सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में क्यों हुई थी, ये हम विश्व इतिहास के वीडियो में समझेंगे। तो भाई साहब भारत के लोगों के खून पसीने की जो कमाई थी ना, भारत के लोगों का जो खून चूसा था, उसी से इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति घटित हुई थी। इतिहास की यही रोचक बात है कि एक चीज दूसरी चीज से जुड़ जाती है। अगर हम इसको जोड़ के पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने का हमारा तरीका, अब देखो मैंने आपको कारण वाले इसकी बात बताई, हाँ अमेरिकी क्रांति, कहाँ भारत का ये वाणिज्यवाद का दौर, लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। भारत का जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंदर जो वाणिज्यवाद का दौर था, वो अमेरिकी क्रांति से जुड़ा हुआ था, फ्रांस की क्रांति से भी जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन क्या, हमारा जो मूल मकसद था वो था प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट क्या था? सस्ता खरीदो महंगा बेचो। और उन्होंने भारत के ही राजस्व से, भारत की रकम से वस्तु भारत की खरीदी। अब देखो भारत की वस्तु निर्यात हो रही है तो प्रॉफिट किसे मिलना चाहिए? भारत को। लेकिन यहाँ किसको मिल रहा है? ब्रिटेन को मिल रहा है। तो ये धन की निकासी की शुरुआत थी। ये निकासी क्या है? तो पहली झलक आपको मिल गई, ये धन की निकासी। और आगे कैसे कैसे धन की निकासी के नए तरीके आते हैं, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे, कैसे धन की निकासी के नए तरीके आते हैं। लेकिन ये पहली झलक, रकम भारत की, वस्तु भारत की, लेकिन लाभ किसका? ब्रिटेन। इधर ब्रिटेन में तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाती है बेटे, लेकिन भारत में विऔद्योगिकरण की शुरुआत हो जाती है, कि भारत में जो हस्तशिल्प उद्योग था उसका पतन होना शुरू हो जाता है। और जो सूती वस्त्र भारत यूरोप में बेचता था, अब हाल ये हो जाता है कि जो भारत सूती वस्त्र का निर्यातक था, कुछ समय बाद वो खुद आयातक बनने को मजबूर हो जाता है। किसके कारण? ब्रिटेन की नीतियों के कारण। कैसे? क्योंकि उस समय की जनता ने वहां की मांग कुछ और की थी। क्या की थी? समझने की हम कोशिश करें। लेकिन बात यह है कि इस वाणिज्यवाद के दौर के अंदर विऔद्योगिकरण की भारत में क्या हो गई थी? शुरुआत हो। और वाणिज्यवाद के दौर के अंदर ब्रिटेन की जनता की मांग ये थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दो, लागत कम करो और लाभ ज्यादा दो। तो लागत कम के लिए उन्होंने भारत में भू राजस्व की नीतियों को बदलना शुरू कर दिया था। क्लाइव ने बदलना शुरू किया, हेस्टिंग्स ने बदलना शुरू किया, और फिर उसके बाद कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया 1793 के दौर में। और वाणिज्यवाद का दौर क्या है? 1757 से लेकर 1800। तो देखो, भू राजस्व की नीतियां इसीलिए लागू होती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाए, तो इसी पैसे से हम भारत की वस्तुएं खरीद। अब भू राजस्व के लिए इन्होंने अपना कोई मॉडल लागू नहीं किया, अपना कोई प्रशासनिक तंत्र लागू नहीं किया। तो पहले का जो तंत्र चल रहा था, जो मुगलों के समय का था, उसी को लागू किया। लेकिन बहुत ही क्रूरता से लागू किया, और भारतीय किसान का खून
मांग क्या है? ब्रिटेन की जनता पैसा प्रॉफिट कमा के लागत कम करो, और लागत कम करने के लिए उन्होंने भारत में बहुत ही शोषणकारी भू राजस्व नीति लागू। ठीक है, तो मैं कह रहा था शुरू में उन्होंने बदलाव नहीं किया, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने बदलाव किया, और जो वर्तमान ढांचा उस समय चल रहा था उसी ढांचे में संशोधन किया। किस लिए किया था? कि अगर अचानक ढांचे में ज्यादा बदलाव कर देंगे ना, तो जो जनता है ना वो बगावत कर देगी। तो बगावत क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। आगे चलते, उस दौर के राजनीतिक सामाजिक हालात एवं बदलाव। भारत में हम सुनते हैं कि 1783 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का एक्ट, फिर उसके बाद 1813, 1833, 1853, 1858, फिर 1861, फिर 1892, 1909, 1919 और 1919। 1919 के बाद 1935। सभी के अंदर आप गौर करोगे ना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के अंदर आपको सीधेवार तरीके से समझूंगा कैसे ब्रिटेन की जनता की मांग बदलती है। तो वो रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट और विभिन्न अधिनियमों में हमें झलकती हुई, परिलक्षित होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि मांग किसकी पूरी करनी, हित किसका है? ब्रिटेन की जनता का है, ब्रिटेन की सरकार का है। उस हालात में बदलाव आते हैं, और ये बदलाव रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट में हमें दिखते हैं। मैंने कार्नवालिस की कहानी बताई थी। कार्नवालिस ने अमेरिकी क्रांति से सीख ली, और भारत में उन्होंने अपने तरीके का पहली बार एक प्रशासनिक ढांचा, एक न्यायिक ढांचा, एक पुलिस ढांचा कायम करने की कोशिश की, एक स्टील फ्रेम बनाया। और आज भी हमारे दौर में जो ये जो ढांचा है उसकी बड़ी बड़ी झलक है ना, वो कार्नवालिस के इस दौर में मिलती है। कार्नवालिस ने ये मॉडल लागू किया था, किस लिए? कि हम जो नीतियां बना रहे हैं, हम जो कानून बना रहे हैं, उनको हम क्रियान्वित कर सकें। जो हमने अमेरिकी उपनिवेश में गलती की थी, वो गलती भारत में ना हो। क्लाइव और हेस्टिंग्स ने कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिशें इतनी कामयाब नहीं रही थी जितनी कार्नवालिस की हुई थी। कार्नवालिस ने ये तो लागू किए ही, साथ में एक स्थायी बंदोबस्त नाम की शोषणकारी भू राजस्व नीति लागू की। अब उससे ब्रिटेन और ब्रिटेन की जनता को तो खूब फायदा हुआ, लेकिन भारत के किसानों का भयानक शोषण हुआ। अब देखो, ये जब दौर आता है 1800 1700, 18वीं सदी जब पूरी होने को आती है, उस वक्त यूरोप में एक नया नेता पैदा होता है जिसका नाम होता है नेपोलियन। और नेपोलियन का यूरोप में मुख्य दुश्मन होता है ब्रिटेन। हम यूरोप में फ्रांस की क्रांति में महाद्वीपीय व्यवस्था पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे इस बात को कि वो ब्रिटेन को बड़ा दुश्मन क्यों मानता था। लेकिन नेपोलियन, आपको एक छोटी सी कहानी आपको पता होगी कि नेपोलियन मिस्र आता है, और वो कहता है कि ब्रिटेन के उपनिवेशों को मैं हराऊंगा। उस वक्त, उससे ठीक 10-12 साल पहले भारत में हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे बहुत ही दूरंदेश और दूरदर्शी बादशाह थे। उनको ये लगता था कि हम फ्रांस की मदद लेंगे तो हम अमेरिका ब्रिटेन को हरा सकते। अब ब्रिटेन को पता था कि ये आदमी कुछ ज्यादा ही दूरंदेश है, ज्यादा ही दूरदर्शी है, पहले इसका मर्डर करते हैं। और वो निपट गए थे। और नेपोलियन मिस्र पे आ चुका था। अगर सोच के देखिए, नेपोलियन आया मतलब उस टाइम, अगर उस वक्त हैदर अली और टीपू सुल्तान की ताकत ज्यादा होती, नेपोलियन की सपोर्ट होती, तो ब्रिटेन को भारत से बाहर किया जा सकता। लेकिन इधर इधर हैदर अली टीपू सुल्तान खत्म हो गए, और मिस्र में नेपोलियन पहुंचा। तो ब्रिटेन वालों ने ये सोचा कि ब्रिटेन का साम्राज्य तब बचेगा जब हम नेपोलियन को मिस्र में हराएंगे। और वो नेपोलियन को मिस्र में हरा देते हैं, और नेपोलियन मिस्र से कहाँ चला जाता है? वापिस फ्रांस चला जाता है। और फिर ब्रूमेर षड्यंत्र होता है, और नेपोलियन फ्रांस का राजा बन जाता है। अब मैं ये बात किस लिए बता रहा हूं? कि उस वक्त की इनकी सामरिक नीति ये थी कि हम भारत में अपने आर्थिक हितों को तब संचालित कर सकेंगे, तब भारत का साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य सुरक्षित रह सके। और इसीलिए जरूरी है कि नेपोलियन को यहां से बाहर करो। तो उसको भारत के साम्राज्य की सुरक्षा के लिए मिस्र में जाके हराते हैं, ताकि साम्राज्य की सुरक्षा क्या रहे? सुरक्षित रहे। और आर्थिक हित से क्या रहे? सुरक्षित रहे। और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शेयरधारकों को अधिक से अधिक डिविडेंड और लाभांश दे सके। तो ये वाणिज्यवाद के दौर में घटित होने वाले, इस दौर में बेटा एक नंबर की बात यह है कि सामाजिक बदलाव ये नहीं करते, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है। इनको जरूरत है अधिक प्रॉफिट की। इसके लिए ये
भू राजस्व नीति लागू करते हैं। उसको लागू करने के लिए कुछ प्रशासनिक बदलाव करते हैं, जिसमें से मुख्य प्रशासनिक बदलाव कार्नवालिस लागू करता है। ठीक है। और सामरिक नीति ये होती है कि हमने जो ब्रिटिश साम्राज्य बनाया है उससे यूरोपीय कंपनियों को दूर रखें, और इसके लिए वो नेपोलियन को भी जाके सामाजिक बदलाव चाहता नहीं, आगे जाके सामाजिक बदलाव ला क्यों होगा भी समझते। पूंजीवाद का दो। ठीक है। तो आपको वाणिज्यवाद समझ में आ गया, वाणिज्यवाद के की फैक्ट समझ में आ गए आपको। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पूंजीवाद, पूंजीवाद का दौर था 1813 से 1870। तो बेटा ये जो दौर था, इस दौर के अंदर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति कामयाब हो चुकी। अब औद्योगिक क्रांति कामयाब हुई तो औद्योगिक क्रांति में उद्योग चलाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। और जो फैक्ट्री में जो माल उत्पादित हो गया, विनिर्मित हो गया, उन वस्तुओं के लिए आपको मार्केट चाहिए। ठीक है। अब क्या हुआ? दो चीजें होगी, कच्चा माल चाहिए और विनिर्मित वस्तु। लेकिन एक चीज और ये नोट्स में यही लिखा होता है, कच्चा माल व्यापार, कच्चा माल और बाजार, कच्चा माल और बाजार, कच्चा माल। एक चीज और बदली, बदली ये कि ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति ने एक ऐसा मध्यम वर्ग पैदा कर दिया जो ये बोलने लग गया कि भाई साहब हम फैक्ट्री चला रहे हैं, हम उत्पादन कर रहे हैं, हम नया नया प्रयोग कर रहे हैं, हम नया नया माल पैदा कर रहे हैं, हम नई नई चीजें बना रहे हैं, हमें बेचने के लिए जगह चाहिए। अब हमें जगह कब मिलेगी? जब ये आपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी कर रखी है ना, इसका व्यापार बंद कराइए आप भारत से, और हमें छूट दीजिए, इसका एकाधिकार खत्म कीजिए। अब उस मिडिल क्लास के पास वहां पे बहुत पैसे थे, और वो पैसे ब्रिटेन की संसद में डालकर अपनी नीतियों को लागू करने की कोशिश कर। मैं क्या कह रहा हूं, ब्रिटेन की जनता की मांग बदल गई है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार खत्म कीजिए आप पहले, तब जाके हम अपनी वस्तुओं को बेच सकें। और इसीलिए 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के पर काट दिए जाते हैं, बोले चाय का व्यापार करो और चीन के साथ करो, बाकी बंद। क्योंकि औद्योगिक क्रांति सफल हो चुकी, और अब उसको कच्चा माल चाहिए, बाजार चाहिए, और वहां की जो मध्यम वर्ग है वो ये चाह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार क्या हो, समाप्त हो। तो भाई साहब बताओ, ब्रिटेन की मांग बदली तो क्या नीतियां नहीं बदली? ब्रिटेन की जनता की मांग बदली तो क्या नीतियां नहीं बदली? ढांचा क्या था? आर्थिक शोषण का था, ढांचा स्थिर रहा, ढांचे में बदलाव नहीं हुआ, नीतियां बदल रही है। और आर्थिक क्या है कि हमें शोषण करना है, वो तो स्थायी रहा। अब देखो, भारत को बनाना है विनिर्मित वस्तुओं का बाजार, भारत को विनिर्मित वस्तुओं का बाजार बनाना है। और भारत का समाज था उस वक्त स्थिर, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, मोटा अनाज खाते थे, अच्छा जीवन चल रहा था, मतलब ज्यादा मांग नहीं थी। भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो स्वावलंबी थी, कुछ एक चीजों के लिए बाजार पे निर्भर थी, बाकी ज्यादा चीजों की कोई निर्भरता नहीं थी, क्योंकि उनकी मांगे ही ज्यादा नहीं थी। बहुत ही सादा जीवन था। अब उसमें जाके अचानक ये कहते भाई साहब ये लो वो लो, तो उनको बोले हमें कोई जरूरत ही नहीं है। तो डिमांड पैदा करो। डिमांड पैदा करने के लिए क्या करना होता है? उसका माइंड सेट बदलो। जैसे आज की पीढ़ी पिज्जा खाती है, बर्गर खाती है, पहले के लोग तो नहीं खाते थे। किस लिए खाते? क्योंकि पिज्जा के बहुत ऐड आते हैं, बर्गर के बहुत ऐड आते हैं। कोई फिल्म देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, उसके अंदर पिज्जा आता है, बर्गर आता है, सैंडविच आता है, ये सब पहले तो नहीं थे ना। अब ये शब्द बार बार जब दिमाग में डाले जाते हैं ना, तो खुद डिमांड क्रिएट हो जाती है। चिप्स, कुरकुरे पहले तो नहीं थे। अब दुकान पे जाओ तो चिप्स लटकी पड़ी हैं, चिप्स के ऐड आ रहे हैं, तो बच्चों के दिमाग में वो चीजें डाली जा रही, कोल्ड ड्रिंक के ऐड आ रहे हैं। पहले तो नहीं थी कोल्ड ड्रिंक, लेकिन कंपनियों ने विज्ञापन के द्वारा माइंड सेट बदला और उसकी डिमांड पैदा की। ऐसे ही उन्होंने ये सोचा कि अब डिमांड कैसे पैदा करें। उन्होंने भारत में सामाजिक बदलाव करना शुरू किया।
और इसीलिए वो भारत के लोगों को ये बोले कि भाई साहब, आपका हिंदू धर्म है वो बहुत खटारा है, आपका मुस्लिम धर्म बहुत खटारा है, हमारा ईसाई धर्म अच्छा है। आप जंगली हो, बर्बर हो, आपको कुछ पता नहीं है, हम आपको जेंटलमैन बनाएंगे। कैसे बनोगे? पैंट शर्ट पहनिए, धोती कुर्ता छोड़िए, हमारी किताबें पढ़िए, हमारे तरीके से रहिए, हमारी वेशभूषा अपनाइए, हमारा खान पान अपनाइए, तब आप क्या बनोगे? सभ्य बनोगे, जेंटलमैन बनोगे। और इसीलिए उन्होंने भारत में ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं के बाजार के सर्जन के लिए भारत में सामाजिक धर्म सुधार लागू किए। और आप गौर करना, सामाजिक धर्म सुधारों के लिए सबसे ज्यादा मनने वाले कानूनों नियमों की तीव्रता इस दौर में ही ज्यादा होती है, 1813 और ये विलियम बेंटिंग के बाद दौर आता है जिसमें सती प्रथा और पता नहीं क्या क्या कानून बन। और जब 1857 की क्रांति घटित होती है और उनको उनके कारणों का विश्लेषण होता है, तो ब्रिटेन को पता चलता है कि इस क्रांति को, इस विद्रोह को जो जन समर्थन मिला था उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमने भारतीय समाज में कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप किया था, तो उन्होंने प्रतिक्रिया कर दी थी। बेटा मत शर्मा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था? सामाजिक धर्म सुधार को लागू किया था। किस लिए? भारत में विनिर्मित वस्तुओं के बाजार के सर्जन के लिए। बताओ, मैंने कहा था ना वीडियो की शुरुआत के अंदर कि भारत में सामाजिक धर्म सुधार भी ब्रिटेन की जनता की मांग के अनुसार होते हैं। एक तो कच्चा माल मिले और एक विनिर्मित वस्तुओं के बाजार का क्या हो। अब देखिए, मांग ये है कि ब्रिटेन में विनिर्मित वस्तुओं का बाजार बढ़ाए, यूनिफाइड मार्केट चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे राजा और राज्य और रजवाड़े हैं वो हमारे अंडर में आए, अधीनस्थ बने, हमारे सबऑर्डिनेट हो, और हम अपनी नीतियों को वहां पे क्या कर सके? लागू कर सके। तभी तो करेंगे ना। तो क्या करेंगे कि 1817-18 के अंदर वो जो आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध होता है, उससे पहले मैसूर भी सल्ट चुका था और आपका हैदराबाद भी सल्ट चुका था। सिर्फ, और मराठे भी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद बहुत कमजोर हो चुके थे, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में उनका पूर्णतया पतन हो जाता है। अब क्या करते हैं? सभी कमजोर हो चुके। अब धीरे धीरे अब धीरे धीरे इनकी इन रियासतों को, इन रजवाड़ों को डायरेक्ट अपने अंदर मिलाना शुरू। और बेंटिंग के दौर में बहुत सारी रियासतों का डायरेक्ट एकीकरण कर लिया। और डल हो जी तो फिर व्यपगत की नीति, पता नहीं क्या क्या नीतियों के द्वारा जल्दी जल्दी अंदर मिलाओ, जल्दी जल्दी अंदर मिलाओ। किस लिए? ताकि हम यूनिफाइड मार्केट बनाए और हमारी ब्रिटेन की मांग के अनुसार हम अपनी आर्थिक नीतियों को संचालित, भारत से ज्यादा कच्चा माल वहां ले जाए, भारत से बने ब्रिटेन से बने हुए माल को भारत में बेच सके। और इसके लिए हमें संचार और परिवहन चाहिए। तो इस दौर के अंदर रेल, डाक, तार, जहाजरानी, बैंकिंग, बहुत सारी व्यवस्था अचानक लागू होती है। मांग क्या थी? पूंजीवाद की मांग क्या थी? कच्चा माल लाओ, विनिर्मित वस्तुओं के लिए बाजार का सर्जन करो। इसीलिए सामाजिक धर्म सुधार और उन वस्तुओं के आवाजाही के लिए, चाहे वो कच्चा माल हो चाहे विनिर्मित वस्तु हो, उनके लिए रेल, डाक, तार, बैंकिंग, जहाजरानी सब लागू करो। और वो कब लागू होगी? जब हम अपने अंदर अधीनस्थ बहुत सारी रियासतों को मिला लेंगे, तो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति लागू होती है और बहुत सारी रियासतों का एकीकरण कर लिया जाता है। और इतनी जल्दी जल्दी एकीकरण करते हैं कि इन राजाओं और इन महाराजाओं को ये लगता है कि अब तो हमारा राज गया। और सामाजिक धर्म सुधार में जनता को ये लगता है हमारा धर्म गया। ये राजा, महाराजा, महारानियां, रानियां मिलके जनता का साथ लेके 1800। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियां थी ना, वो अंतर विरोधों से भरी हुई थी। नाम ले रहे थे विकास का, लेकिन विकास किसका कर रहे थे? पिछड़ेपन का। तो ये जो अंतर विरोध थे ना, इसी अंतर विरोध ने एक ऐसा समाज पैदा किया था जो आगे जाकर स्वतंत्रता संग्राम को लड़ता है। कैसे लड़ता है बात करेंगे। लेकिन पूंजीवाद की नीतियों को लागू तीव्रता से करने के चक्कर में इन्होंने राजाओं, महाराजाओं, रजवाड़ों सबको नाराज कर दिया और जनता को धर्म सुधार के द्वारा नाराज कर दिया। और फिर यही नाराज लोग विद्रोह करते। साथ में ये
अब देखो इनकी मांग क्या है कि ज्यादा से ज्यादा रोकड़ा कमाए हम। तो इसी दौर के अंदर रैयतवाड़ी सिस्टम भी आता है, मालवाड़ी भी सिस्टम आता है, और हम ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व इकट्ठा करें तो ज्यादा से ज्यादा जनजातियों का शोषण शुरू हुआ, ज्यादा से ज्यादा किसानों का शोषण शुरू हुआ। तो 1857 की क्रांति से पहले तो बहुत सारी जगह पे जनजातीय और किसान विद्रोह हो चुके थे। जातीय विद्रोह भी शुरू होता है, किसान विद्रोह भी शुरू होता है। किस लिए? क्योंकि ये अपनी पूंजीवाद की नीतियों को लागू करना चाहते हैं। पूंजीवाद की नीतियां कौन लागू करवाना चाह रहा है? ब्रिटेन की जनता लागू करवाना चाह रही है कि भाई साहब ज्यादा से ज्यादा हमारी फैक्ट्री में कच्चा माल दो और हमारी फैक्ट्री में बना हुआ माल बिकाओ, और उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म करो। और 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार इसीलिए समाप्त किया जाता है। अब आप रटते थे कि भाई साहब 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त 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 किस लिए होता था? ब्रिटेन की जनता ने चाहा था, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति क्या हो गई थी? कामयाब हो। हरी बात सुन। और इसीलिए इस दौर में प्रशासन के अंदर व्यापक बदलाव आना शुरू। और ये जो सामाजिक धर्म सुधार की बात कर रहा हूं, भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना था जो ब्रिटिश वस्तुओं की मांग कर सके, और इसीलिए नए प्रकार की शिक्षा में सुधार शुरू हुआ। फूड डिस्पैच की दौर में 1813 से 1857 के दौर में, इसी दौर में आता है मेकाले। नहीं आता है क्या? देखो, भारत में सामाजिक बदलाव हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? ब्रिटेन की जनता के मांग के अनुसार। और इसी दौर में बेंटिंग होता है, एलनबरो होता है, जब अफगान युद्ध होता है, डलहौजी होता है। अफगान युद्ध किस लिए करता है? ताकि अफगानिस्तान की साइड से जो रूस का आक्रमण हो वो ना हो, और हमारा साम्राज्य क्या रहे? सुरक्षित रहे। साम्राज्य सुरक्षित रहेगा तभी तो हम अपनी आर्थिक नीतियों को क्या करेंगे? लागू करेंगे। और ये जो दौर होता है ना, ये दौर भारत की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी दौर में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की पहली कोशिश होती है। तो यही लिखा हुआ है कि पूंजीवादी दिशा में परिवर्तन की कोशिश, पूंजीवादी दिशा में परिवर्तन की कोशिश होती है। ये क्या होती है? पूंजीवादी दिशा में परिवर्तन की कोशिश। तो राजनीतिक तौर पर अधीनस्थ पृथक्करण की नीति को लागू किया जाता है, रियासतों का विलय किया जाता है बहुत ज़्यादा, और अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिए रेल, डाक, तार, बैंकिंग, जहाज रानी जैसी सेवाओं को लागू किया जाता है। तो पहली बार भारत में सर्विस सेक्टर का विकास होता है। आप पढ़ते हो ना अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र, तो इस क्षेत्र का विकास किस लिए हो रहा है? ब्रिटेन की मांग के अनुसार, भारत के भले के लिए नहीं, भारत की जनता के लिए भले के नहीं, ब्रिटेन की जनता के भले के लिए भारत में रेल बनती है, डाक बनती है, तार बनती है, बैंकिंग सिस्टम आता है, जहाजरानी सिस्टम आता है। और उपयोगितावादी दर्शन के अनुसार भारत में ब्यूरोक्रेसी का विकास होता है। ये उपयोगितावादी दर्शन क्या है? आप इथिक्स के पेपर में पढ़ते हो। और भारत में प्रशासन के ऊपर इस उपयोगितावादी दर्शन का आज भी बहुत ज्यादा प्रभाव है। क्या दर्शन है? ये आप इथिक्स के अंदर पढ़ोगे। लेकिन इस दर्शन के अनुसार भारत में प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन किया जाता है और ब्यूरोक्रेसी में भी बदलाव किया जाता है, ताकि अ, हम अपनी नीतियों को लागू कैसे कर सकते, क्रियान्वित कैसे कर सकते, कानूनों को कैसे जनता तक पहुंचा सके, डिलीवर कर सके। आगे बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी और महलवाड़ी इसी दौर में लागू हुई, और इसी इन नीतियों के आर्थिक शोषण के कारण जनजातीय और किसान विद्रोह शुरू हुए। मैंने आपको ये बता दिया था। और राजनीतिक जो ये हुआ था कि रियासतों का विलय करो, विलय करो, विलय करो, और राजाओं की पेंशन खत्म कर दो, तो राजाओं को ये लगा भाई साहब पेंशन खत्म, राज खत्म, तो अब क्या कर दो? विद्रोह कर दो। तो 1857 की क्रांति की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति की का कारण अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा पूंजीवादी नीतियों के कारण हुआ। किसान जनजातीय विद्रोह पूंजीवादी नीतियों के कारण लो। समाज में प्रतिक्रिया किस लिए हुई? क्योंकि आपने धर्म सुधार लागू किया। आपने आर्मी में भी धर्म के दिया कि आप दाढ़ी नहीं रखोगे, मूछ नहीं रखोगे, टोपी नहीं रखोगे। तो वो जो किसान, क्योंकि ऐसे बोला जाता है 1857 की क्रांति को वर्दी में किसानों ने किया था, क्योंकि सब किसान की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे। तो एक तो आप किसानों का आर्थिक शोषण कर रहे हो ऐसी नीतियों के द्वारा,
और दूसरा, आप उनके बेटों को ये कह रहे हो कि आप धर्म की प्रतीकों का सेना में इस्तेमाल नहीं करोगे। तो जो वर्दी में किसान थे, वर्दी में किसान, समझ रहे हो? तो मैं 1857 की क्रांति को पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि वो ऐसे सैनिक थे जिनकी पृष्ठभूमि किसानों की थी। तो किसानों का शोषण होता था तो उनको भी पीड़ा होती थी, और साथ में आपने उनको धार्मिक प्रतीकों से भी प्रताड़ित कर दिया। तो उन्होंने क्या कर दी, प्रतिक्रिया कर दी। तो भाई साहब, पूंजीवादी नीतियों को तीव्रता से लागू कराने के कारण भारत में 1800 होती। अगर आप पूंजीवाद के दौर को समझते हो अच्छे तरीके से, तो आप 1857 की क्रांति के कारणों को भी अच्छे तरीके से समझ कि किस लिए अचानक इतनी रियासतों का विलय करवाया जा रहा था। क्योंकि उन्हें एक यूनिफाइड, एकीकृत बाजार चाहिए था, ताकि कच्चे माल को ले जा सके और विनिर्मित वस्तुओं के को भारत में पहुंचा सके। और इसीलिए रियासतों को उन्होंने जल्दी एकीकरण किया था। अब आप सोचोगे क्या डल हो जाएगी, क्या फंस गई थी, व्यापकता का सिद्धांत लागू कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इतनी क्या जरूरी हो गई थी उसके, इतनी कौन सी दुविधा में फंस गया था वो? ऐसे उसके दिमाग में क्या टेंशन फंस गई थी कि भाई साहब मुझे इतनी रियासतें बनानी, जबकि उसको पता था कि ये प्रतिक्रिया करेंगे, फिर वो क्यों कर रहा था? क्योंकि अब ब्रिटेन की जनता ये चाह रही थी कि चाहे युद्ध करना पड़ो, पहले यूनिफाइड मार्केट बनाओ, अब युद्ध करो। चाहे यूनिफाइड मार्केट बनाना क्या है, जरूरी है कच्चे माल के लिए और विनिर्मित वस्तुओं के लिए। रही बात समझ में? ब्रिटेन की जनता की मांग के अनुसार भारत में यहाँ परिवर्तित हो। और मैंने कहा था वीडियो के शुरुआत में, इसीलिए भारत में सामाजिक धर्म सुधार लागू होते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की जनता चाहती है कि हम जो माल उत्पादित कर रहे हैं वो भारत में बिके, और उसके लिए भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा हो, और उसी के लिए भारत में शिक्षा का एक नया तंत्र शुरू करता है। एक काले फूड का डिस्पैच आता है, या नहीं आता है? आगे बढ़ते हैं। वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद क्या होता है? 1857 के बाद का दौर होता है। अब भाई साहब, आपने वाणिज्यवाद में रोकड़े कमाए, पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, उसको औद्योगिक क्रांति में निवेश किया, औद्योगिक क्रांति आपकी कामयाब रही, सस्ता कच्चा माल मिल गया, और आपकी दुनिया में बहुत सारी कॉलोनी थी, आपने विनिर्मित वस्तुएं बेच ली, अब आपको और प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। ब्रिटेन में इतने पैसे हो गए, ब्रिटेन इतना समृद्ध हो गया, कॉलोनियों और ये कॉलोनीज थे और जो आपके उपनिवेश थे उनके दम पर। इतने पैसे वो लगाए कहाँ? पहले तो उनका ये था अच्छा घर बनाएंगे, अच्छी गाड़ी लेंगे, ये करेंगे, वो अच्छा घर बन गया, गाड़ी बन गई, बंगला बन गया, जमीन ले ली, पता नहीं क्या क्या कर लिया। अब करें क्या? पैसा बच गया, फिर भी बच गया। बोले इस पैसे का कॉलोनी में निवेश करो। कॉलोनी कौन सी? भारत से अच्छी उनकी तो कोई कॉलोनी थी नहीं। तो भारत में क्या है, बागान में निवेश करो, चाय के बागान, कॉफी के बागान, उनमें निवेश करो, रेल में निवेश करो, खनन में निवेश करो, किसी में भी निवेश करो। और इसीलिए इस दौर को बोलता है वित्तीय पूंजी, फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंस, पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, बागान में होता है, रेल में होता है, खनन में होता है। और ये दौर किसके बाद आता है? 1870। और 1857 की क्रांति से इनको पता चल गया कि क्रांति का बड़ा कारण ये था, क्योंकि हमने सामाजिक धर्म सुधार लागू किए थे, तो उसके कारण भारतीय समाज में प्रतिक्रिया हुई थी। और 1857 की क्रांति का सबक ये है कि हम भाई साहब आगे से कोई धर्म सुधार नहीं करेंगे। भारत की जनता का कोई मांग होगा तो देख लेंगे, हम फोर्सफुली नहीं करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं, हम नहीं करेंगे भाई साहब, सीधी सी बात। रियासतें नाराज थी तो उन रियासतों को राजी किया। देखो ऐसे है कि भाई साहब, हम भी राजा, आप भी राजा, आप भी हमारे साथ बराबर के हो। मतलब रियासतों को कैसे मनाया, बुलाया कि आप बराबर के हो, आओ आपको ले जाते हैं हमारी ब्रिटेन की महारानी से मिलाते हैं, क्योंकि आप भी राजा हो, वो भी रानी है, और मिल लो, आपस में बैठ के बात कर लो, दो दारू के पैक ले लो। रानी 11 तोपों की सलामी दे देती थी, हमारे राजा राजी हो जाते थे, भारत आके कहते थे ब्रिटेन की रानी से मिल के आया हूँ। खर्चा किसका? भारत के राजा का। तोप की सलामी का खर्चा किसका? भारत के राजा का। दारू का खर्चा किसका? भारत के राजा का। बस खुश इस बात का है कि ब्रिटेन की रानी के साथ बैठ के आगे बात करके आगे, तो बराबरी का एक दिखावा किया, ताकि इनको बुलाया फुसलाया जा सके कि नहीं नहीं, आप और हम समकक्ष है, हम आपको अधीनस्थ नहीं रखेंगे, ताकि रियासतें भी प्रतिक्रिया ना करें। और इन रियासतों को एक तरीके से खुली छूट दे दी गई थी, आप अपनी मर्जी से कुछ करो। और इन्हीं रियासतों ने फिर
भारत के अंदर बहुत शोषण किया था। और हम देखते भी हैं कि भारत के अंदर विशेषतर राजस्थान के अंदर बहुत सारे किसान आंदोलन है वो रियासतों के विरोध में शुरू होते हैं, नहीं होते हैं। तो रियासतों के साथ बराबरी का एक दिखावा मात्र किया था और साथ में फैसला किया था कि कोई धर्म सुधार लागू नहीं करेंगे, क्योंकि अब ब्रिटेन की जनता ये कहती है कि भाई साहब हमारे पास इतने पैसे हैं कि आप रेल में लागू कर लो, बगान में लागू कर लो, हमें 5% प्रॉफिट दे दो, बाकी यार जाने दो, जनता बनता ठीक है, धर्म सुधार करे या नहीं करे, क्योंकि इन्होंने बहुत पैसा बना लिया था। अब इन्हें ज्यादा तनाव नहीं चाहिए था, एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दो, वहां से पैसे कमा लो और अपनी लग्जरी लाइफ है। इसीलिए इसे वित्तीय पूंजीवाद का दौर। अब क्या है कि इन्होंने 1857 की क्रांति में भारत का जो प्राचीन दौर के जो राजा थे या जो विरासत थी उसको इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। अब ये अपने तरीके से पूरा प्रशासनिक तंत्र स्थापित कर और अपनी नीतियों को लागू कर। और इस दौर में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के वायसराय आते हैं, कोई लिटन आता है, कोई रिपन आता है, तो हम कहते हैं लिटन बहुत बुरा, रिपन बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं था, दोनों ही बुरे थे। लिटन सीधी गर्दन काटता था और रिपन रात को कैसे काट, हाँ हम आपके हम आपके हम आपके, वो अपने नहीं थे, वो ब्रिटेन के थे, उनको अपनी नीतियां लागू करने थे। एक पुचकार के शोषण करता था और एक ठोक पीट के शोषण करता, कैसे करता था वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे। रिपन को आप इतना अच्छा मत समझिए कि रिपन बहुत अच्छा था। रिपन पुचकार के शोषण करने वाला आदमी था, लिटन कूट के शोषण करने वाला आदमी था, कर्जन कूट के शोषण करने वाला आदमी था, ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि उनका अंतिम मकसद, एकमात्र मकसद था ब्रिटेन के हितों को भारतीय उपनिवेश में लागू। तो वित्तीय पूंजीवाद का ये जो दौर था उसका मुख्य मकसद था प्रॉफिट का निवेश करना, जो प्रॉफिट उन्होंने दो दौर से पहले से कमाया है, औद्योगिक पूंजीवाद से और वाणिज्य। और भाई साहब यहीं से शुरुआत होती है धन के निकाल। और इन नीतियों से भारत में गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, अकाल बढ़ता है, ऋणग्रस्तता बढ़ती है। और पता है प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटेन के राज के अंदर भारत में हर 3 साल पर एक अकाल पड़ता, और इतने भयंकर अकाल पड़े थे, कई कई जगह भारत की 25% आबादी कई राज्य में अचानक खत्म हो जाती थी एक साल। और वो अकाल इसलिए नहीं था कि अनाज नहीं था, अनाज था, लेकिन वो अनाज ब्रिटेन में श्रमिकों के लिए, ब्रिटेन की जनता के लिए भेज दिया जाता था। और भारत के किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो अनाज का उत्पादन ना करे, वो नगदी फसलों का उत्पादन करे, नील का करे, अफीम का करे, कपास का करे, जूट का करे, इन सब का उत्पादन करे, मोटे अनाज का या और अनाजों का उत्पादन ना करे। तो कृषि का वाणिज्यकरण किया फोर्सफुली, जबरदस्ती किया, किसके लिए कि ताकि ब्रिटेन की नीतियों को लागू किया। इन सभी के द्वारा भारत का धन कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन में जा रहा था। और इसीलिए बोला जाता था कि ऐसे लगता था कि जैसे गंगा नदी को स्पंज में निचोड़ा जा रहा है और उस वो इकट्ठा किया हुआ पानी टेमस नदी में निचोड़ के इकट्ठा कर दिया। तो भारत से धन का प्रवाह किधर हो रहा था, ब्रिटेन की तरफ था। और साथ में मैंने आपको बताया था कि विऔद्योगिकरण की भी शुरुआत। तो ये जो शब्द है, कैसे गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, अकाल कैसे हुए, ऋणग्रस्तता कैसे बढ़ी, कृषि का वाणिज्यकरण कैसे था, भारत को कुछ फायदा हुआ तो कैसे हुआ, और भारत का नुकसान हुआ, भारत का आर्थिक शोषण हुआ तो कैसे हुआ, इसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। कैसे विऔद्योगिकरण हुआ, इन तीन दौर की नीतियों के कारण भारत का ये हाल। तो ये तीन चरण थे भारत के आर्थिक शोषण के, ठीक है। ओके। अच्छा, ये जो दौर था वाणिज्य, जो ये वित्तीय पूंजीवाद का दौर था, अब इस दौर में क्या था कि क्या, ठीक है, 1857 के बाद, 1857 के बाद जो वित्तीय पूंजीवाद का दौर था, उस वक्त आप
विश्व इतिहास को गौर से देखिए। इस वक्त एक तो इटली का एकीकरण हुआ था, एक जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब क्या हुआ कि यूरोप के अन्य देश भी ये मांग कर रहे थे कि हम भी, जैसे जर्मनी कह रहा था कि हमें भी सूर्य के नीचे जमीन चाहिए, हमें भी कॉलोनी चाहिए। साथ में क्या था कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, जिसने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा दिया था, राष्ट्रवाद का नारा दिया था, और ब्रिटेन की जनता मांग कर रही थी कि हमें भी अधिकार चाहिए। साथ में कार्ल मार्क्स जैसा आदमी आ गया था, वो कार्ल मार्क्स ये बोल रहा था, भाई साहब जनता को भी अपने हकों हुकूक मिलने चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। अब इधर जनता हकों हुकूक मान रही है। तो यूरोप के जो नीति निर्माता थे, उन्होंने यूरोप की जनता का ध्यान भटकाने के लिए कहा, देखो हमारी वहाँ पे कॉलोनी है, हमारी वहाँ पे कॉलोनी है, हमें गर्व करना चाहिए, हमारी विदेश नीति इतनी अच्छी है कि हमने दुनिया में फतह हासिल कर लिया है, हमारा राष्ट्र का गौरव बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। कि ब्रिटेन जो जनता है ना, वो भूख के बारे में ना सोच सके, वो अपने हकों हुकूक, अपने अधिकारों के बारे में। और फ्रांस की क्रांति ने जो सपने दिखाए थे, उसको, उसकी दहशत थी वो यूरोपीय समाज के अंदर। इसीलिए ये था कि यूरोप के समाज का ध्यान भटकाया जाए, और इसीलिए बिस्मारक जैसे आदमी ने कहा कि भाई साहब बैठते हैं और दुनिया का बंटवारा करते हैं। तो बैठ के एक टेबल पे अफ्रीका के नक्शे पे लकीरें खींच के कहा, ये अफ्रीका तेरा, ये अफ्रीका तेरा, ये अफ्रीका तेरा, ये अफ्रीका तेरा, ये अफ्रीका। और यहीं पे विश्व युद्ध के बीज पड़ते। तो वित्तीय पूंजीवाद के दौर के अंदर क्या होता है कि जो औद्योगिक क्रांति की कामयाबी होती है, वो ये होता है कि आप कैसे न कैसे उस प्रॉफिट का कहां पे क्या कर दो, निवेश कर दो। इस दौर में विश्व इतिहास के अंदर ये घटनाएं समांतर तौर पर घटित हो रही। तो बात ये थी कि पहला जो दौर था, वो दौर किसका था? वाणिज्यवाद का। 1757 से 1800, जिसका मकसद सिर्फ था सस्ते दाम में खरीदो, महंगे माल में महंगे दाम में बेच दो, प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, इतना ही था या नहीं था? इतना ही था। फिर क्या था कि सस्ता, इतना सस्ता कर दो, लागत इतनी सस्ती कर दो कि हमें कुछ भी ना लगाना पड़े। तो भारत में ऐसी भू राजस्व नीति लागू करो, इलाहाबाद की संधि, बक्सर के युद्ध के द्वारा। तो भारत की रकम, भारत की वस्तु, और लाभ किसको मिल रहा था? ब्रिटेन को मिल। और इन नीतियों को लागू करने के लिए उन्होंने प्रशासनिक ढांचे में ज्यादा बदलाव नहीं किया। तो पहले का प्रशासनिक ढांचा चल रहा था, उसी को इस्तेमाल। और सामाजिक दखल भी नहीं दी, क्योंकि इनको लगता था कि पुर्तगाल वाली गलती नहीं करेंगे, क्योंकि पुर्तगाल वालों ने गोवा के अंदर बहुत ज़्यादा धार्मिक दखल दी थी। तो धार्मिक प्रतिक्रिया के स्वरूप जब पुर्तगालियों का विद्रोह हुआ, तो जनता का भी समर्थन मिला कि इन पुर्तगालियों को बाहर निकालो, क्योंकि ये धर्म में दखल देते हैं। तो पहली वाणिज्यवादी नीति के अंदर सामाजिक दखल नहीं हुई थी। दूसरी पूंजीवादी नीति के अंदर दखल हुई थी, क्योंकि वो ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं के माल का सर्जन करना चाहते थे। इसीलिए वो भारत के माइंड सेट को बदलना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भारत में धर्म सुधार लागू किया। तो वाणिज्यवाद के अंदर प्रशासनिक ढांचे में बदलाव होता है कार्नवालिस के आने के बाद। पहले इतना बदलाव नहीं होता है। और औद्योगिक क्रांति के अंदर निवेश कब हुआ था? जो वाणिज्यवाद से जो प्रॉफिट कमाया था, उसने औद्योगिक क्रांति में निवेश किया था। औद्योगिक क्रांति कामयाब होती है, तो उसके बाद कच्चे माल के लिए और ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं के माल के सर्जन के बाद 1813 का जो दौर आता है, 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। क्योंकि ब्रिटेन का मध्यम वर्ग ये जाता है कि हम भी अपनी बनाई हुई वस्तुओं को, फैक्ट्रियों में बनाए उत्पादित किए हुए माल को भारत में बेच के खपा सके। तो भारत में सामाजिक सुधार भी लागू होता है। यूनिफाइड मार्केट बनाने के लिए रियासतों का बहुत ही अंधाधुंध तरीके से एकीकरण किया जाता है। रेल, डाक, परिवहन, देखो उस 1805 के 50 के पास ही तो ये सब होता है ना। रेल का, डाक का, तार का, परिवहन का, बैंकिंग का, जहाज रानी का, सबका विकास होता है। किस लिए? ताकि कच्चा माल, विनिर्मित माल का बाजार का सर्जन हो सके। इसीलिए ये तृतीय क्षेत्र को विकसित किया जाता है दूसरे दौर के अंदर, औद्योगिक पूंजीवाद के अंदर। और रैयतवाड़ी और मालवाड़ी जैसी व्यवस्था को लागू किया जाता है। जनजातियों का और किसानों का शोषण बढ़ता है, इसलिए उनका विद्रोह भी बढ़ता है। और मैंने आपको बताया था कि पूंजीवाद के दौर की नीतियों को लागू करने के चक्कर में भारतीय समाज, भारतीय राजनीतिक समाज के अंदर इतनी प्रतिक्रिया होती है कि 1870 की क्रांति घटित होती है।
तीसरा दौर आता है वित्तीय पूंजीवाद का, जिसमें उन्होंने जितने पैसे कमाए हैं उनको वो सीधा निवेश करते हैं। रेल में करते हैं, बागान में करते हैं, खनन में करते हैं, कोयले में करते हैं, सब जगह निवेश कर दो, हमें 5-7% प्रॉफिट दे दो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये वित्तीय पूंजीवाद का दौर होता है। और 1857 की क्रांति में उन्होंने सबक ये लिया कि भारत की रियासतों से ज़्यादा छेड़छाड़ ना करो, उनके साथ एक समानता का दिखावा करो और उनको बुलाए रखो। और साथ में भारत के समाज में ज़्यादा धार्मिक दखल ना दो, वरना ये नाराज़ हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। इससे अच्छा है कि ठीक है, जैसे पड़े हैं पड़े रहने दो, कोई मतलब नहीं। आगे वित्तीय पूंजीवाद के अंदर कैसे नए 1892 का एक्ट आता है, 1861 का, 9 का, 19 का, 35 का, उसके बारे में हम अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे। कल वाले वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य की इन आर्थिक नीतियों के कारण भारत के अंदर गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, अकाल बढ़ता है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ती है, कृषि का वाणिज्यिकरण होता है, आपका विऔद्योगीकरण होता है, और इन सब का एक सम्मिलित प्रभाव होता है धन की निकासी। और कैसे इस धन की निकासी को राजा राम मोहन राय समझते हैं, दादाभाई नौरोजी समझते हैं, आरसी दत्त समझते हैं, और महागोविंद रानाडे समझते हैं। और यही आर्थिक जो धन की निकासी थी, इसने कैसे कांग्रेस के अंदर सबसे पहले एक आर्थिक राष्ट्रवाद की शुरुआत की थी, वो हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।